प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। स्वास्थ्य को बताया जीवन का आधार। नीति आयोग की आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में नूंह दूसरे स्थान पर पहुंचा। उपायुक्त ने कहा, प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के कारण रैंकिंग में हुआ सुधार। प्रदेश में बाल विकास सेवाओं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच चंडीगढ़ में सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर। सिरसा में बीमा क्लेम की राशि न मिलने पर पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना समाप्त। उपायुक्त ने 1 महीने में किसानों के खाते में क्लेम राशि आने का दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। Be ready to prevent, prepare and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हम एक समावेशी और समग्र दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं। हमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं, चिकित्सा के पारंपरिक प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे हैं। We are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine and providing affordable health care to all. साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया कि स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। इसने हमें सहयोग का मूल्य दिखाया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नूंह जिला की प्रगति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी की बदौलत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में नूंह 30वें पायदान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने हुई बैठक में संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई थी, जिसमें लगभग 87 पैरामीटर तय किए गए थे। इनमें ड्रॉप आउट, संस्थागत डिलीवरी, सिंचाई, कृषि, सेहत सहित अन्य विभागों के बहुत से काम थे। उन्होंने बताया कि कृषि एवं जल संसाधन में जिला की रैंकिंग प्रथम स्थान पर रही है। इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं पोषण में जिला की रैंकिंग दूसरी रही है। अन्य विभागों की रैंकिंग में भी सुधार के चलते जिला दूसरे स्थान पर पहुंचा है। जो फहरिस्त आई है, उस फहरिस्त के अंदर हमारा दूसरे नंबर पे पायदान आया है। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इन सब के अंदर अपना मुकाम हासिल किया। साथ ही साथ हमने हमारे 1 और 2 नंबर पे हमारे हेल्थ और शिक्षा के अंदर भी आए। उपायुक्त ने इसे नागरिकों की जागरूकता व प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का नतीजा बताते हुए टीम के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन आदि के बड़े पैमाने पर सुधार कर लोगों को इनका लाभ देना है।
चंडीगढ़ में कल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ये LOU एकीकृत बाल विकास सेवाओं की पोषण प्रभावशीलता बढ़ाने और राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की उपस्थिति में ये हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक मोनिका मलिक व देश में विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रतिनिधि एलिजाबेथ फारे के बीच LOU का आदान प्रदान हुआ। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि WFP के साथ ये सहयोग हरियाणा में महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। यह सहयोग कुपोषण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य 2 यानी भूखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करने की दिशा में सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए WFP की भूमिका की सराहना की। WFP अनुसंधान के माध्यम से THR की पोषक संरचना विकसित करने में हरियाणा सरकार का समर्थन करने के लिए तत्पर है। सिरसा जिले में बीमा क्लेम की राशि न मिलने पर किसानों का चल रहा धरना प्रदर्शन कल समाप्त हो गया। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने किसानों को आश्वासन दिया कि फसलों के बीमा क्लेम की राशि 1 महीना तक उनके खातों में आ जाएगी। इसके लिए किसान और उनके प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और सरकार का धन्यवाद किया। उपायुक्त ने कहा कि बीमा कंपनी से सरकार की बातचीत चल रही है और लगभग 1 महीने तक सभी किसानों की 650 करोड़ की बकाया राशि आ जाएगी। किसानों से बातचीत करने के बाद वापस स्थगित कर दिया गया और जो है और इसमें जो है जो बीमे की राशि अटकी हुई थी वो एक बार आनी चालू हो गई है। 34 गाँव में करीबन 20 करोड़ रुपए जो है 14 तारीख को किसान खातों में पहुंच गए और हमारा प्रयास चल रहा है कि बाकी भी जो बीमा राशि बची हुई है वो भी जो महीने भर के अंदर हमारे किसान खातों में आने लग जाए। वहीं किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता के आश्वासन के बाद भावदीन टोल के निकट किया गया रोड जाम हटा लिया गया है और नारायण में चल रहा धरना भी स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में बीमा क्लेम की राशि आने तक चोपटा में चल रहा सांकेतिक धरना जारी रहेगा। प्रशासन ने आश्वासन किया है कि 1 माह के भीतर किसानों का बकाया क्लेम भी जारी हो जाएगा। तय हुआ है कि सिरसा जिले का 272 गांवों का जो 700 करोड़ के लगभग बीमा क्लेम है वो 1 महीने में किसानों के खाते में आएगा और वो क्रॉप कटिंग के अनुसार 19-21 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा जो है खुद DC, SP और तमाम अधिकारी वहां टोल पे पहुंचे, भावदीन टोल पे। उसके बाद SP, DC ने हमारे चारों साथियों को यहाँ पानी की टंकी से नीचे उतरने की अपील की। हमने आज आंदोलन को स्थगित किया है। हाईवे का आंदोलन और पानी की टंकी का आंदोलन स्थगित कर दिया है। एक हमारा धरना एक किसान के खाते में जब तक बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक नाथुश्री चोपटा के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में वहां एक सांकेतिक धरना हमारा चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आज दादर और नगर हवेली के साथ दमन और द्वीप में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। PM ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल कर पाएंगे। कि मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे। तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा योजना का बड़ा समारोह करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना से 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों पर कहा कि इसके तहत ऐसे निर्माण कार्य होने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले और उनके काम आए। बुराई आई है वो तो एक अलग चर्चा का विषय है,
लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी एक प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए, चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो। प्रधानमंत्री ने जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम अपने जिले की एक ऐसी चीज ढूंढें जिसकी अपनी अलग पहचान हो तो जिले को उसका बहुत लाभ मिल सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी चीज की पहचान के लिए ब्रांडिंग कितनी जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ समूह केंद्र में 4 करोड़वें पौधे का रोपण किया। सीआरपीएफ समूह केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र रायपुर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल और जोधपुर में प्रशासनिक ब्लॉक सहित सीआरपीएफ के 8 विभिन्न परिसर में 15 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने पेड़ लगाने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के योगदान को सराहा। परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं करता बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा का भी काम करता है। अभी 4 करोड़ पेड़ लगे हैं, लेकिन जल्द ही 5 करोड़ लगाकर एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज यूथ 20 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत Y20 शिखर सम्मेलन को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में कई कार्यक्रमों का समापन हो रहा है, जिनमें गुवाहाटी में हुए आरंभिक बैठक, लेह और लद्दाख में पूर्व शिखर सम्मेलन तथा मुख्य शिखर सम्मेलन के पहले देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम शामिल हैं। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में G20 देशों, अतिथि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि U20 विभिन्न देशों के युवाओं को एक मंच पर लाता है। आज युवा अपने अपने देश में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। Each facing unique economic, social and environmental problems or challenges. The challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 Summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार काफी हद तक मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश में सफल रही है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन की बैठक में घमंड और अहंकार ही देखने को मिल सकता है। घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो,
तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे, समय का इंतजार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको इनका स्थान एक बार फिर दिखा। प्रदेश सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए 7 लगते 3 गांव आसनकला, खंडरा और बाल जाटान गांव की 349 एकड़ पंचायती जमीन की अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी उपस्थित थे। जमीन भाव के अलावा रिफाइनरी अलग से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से गांव के विकास कार्यों के लिए राशि का भुगतान करेगी। उल्लेखनीय है कि पानीपत में IOCL ने अपने पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 4200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित है। IOCL की ओर से रिफाइनरी के विस्तार हेतु हरियाणा सरकार ने लगभग 600 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PGCIL द्वारा 765-400 kV खेतड़ी नरेला लाइन एक्सटेंशन के निर्माण को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव ने महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वो खेतड़ी नरेला बिजली ट्रांसमिशन एक्सटेंशन लाइन पर लगाए जाने वाले टावरों का कार्य आगामी 10 दिनों में अवश्य शुरू करवाएं, ताकि बिजली लाइन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि खेतड़ी नरेला लाइन एक्सटेंशन पर 119 टावर लगाए जाने हैं, जिनमें महेंद्रगढ़ जिले में 8, झज्जर जिले में 85 और रेवाड़ी में 26 टावर लगाने के लिए टावर फाउंडेशन को लेकर मार्किंग, वाटर लॉगिंग, मुआवजा आदि की कुछ दिक्कतों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खेतड़ी नरेला लाइन का एक्सटेंशन कार्य खेतड़ी सब स्टेशन से बिजली निकासी का निष्पादन करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्य को मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह प्रोजेक्ट निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। देश भर में बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए एक बाढ़ निगरानी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप के माध्यम से बाढ़ की वास्तविक स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्व अनुमान से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर बोहरा ने आज नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ऐप बाढ़ पूर्व अनुमान की सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण और वास्तविक स्थिति की निगरानी जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि फ्लड वॉच मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता के लिए इस्तेमाल में आसान है और इससे बाढ़ के दौरान जोखिम कम होगा। ये ऐप पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऐप जनरेट की है कि अगर आपको सिर्फ अपने नियरेस्ट, आप जो नियरेस्ट हमारी साइट है, अगर सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक क्लिक करें, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। आप जहां भी खड़े हैं, यहाँ पे हैं, शिमला में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, कहीं भी हैं आप इंडिया में, तो आप उस ऐप, वो GPS से लोकेट करेगा आपकी लोकेशन अपने आप, और अपने आप ही आपको नियरेस्ट लोकेशन का जो है डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुई बहुत सिंपल वाली बात। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूरे स्टेट की जानकारी चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की, अपने घर परिवार जहाँ पे है वहाँ की जानकारी देखना चाहते हैं, या किसी और पर्टिकुलर रिवर बेसिन में ऊपर और नीचे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो है हमने इंफॉर्मेशन, एक दूसरा बटन एक रखा है, ताकि वो लोग जो है जो थोड़ा और जानकारी गहन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसमें हमें आज की डेट में एक दिन की जो हमारी स्टिक इंफॉर्मेशन है, एक दिन का जो हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, उसके अलावा 7 दिन तक का हम लोग एडवांस्ड। इंडियन एयरफोर्स के चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो ने कल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान 3 BRD के एयर कोमोडोर AOC राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के पुर्जों के स्वदेशीकरण में तेजी से प्रगति की है। कई जटिल पुर्जों को स्वदेशीकरण हो चुका है और कई उन्नत चरणों में है। उन्होंने कहा कि डिपो के स्वदेशीकरण अभियान की बदौलत करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही विदेश पर निर्भरता में भारी कमी आई है। हमने ये टेक्नोलॉजी खुद बना ली अपने एक्सपीरियंस से 3 BRD ने, और हम ये जहाज का ओवरऑल खुद कर रहे हैं और उसको लाइफ दे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ,
हमने अपने देश में ही रखा एसेट, हमने अपने देश में ही इसका ओवरऑल किया और वो पैसा बचा लिया जो कि उस देश में जाना था। तो ये 3BRD कर रहा है। स्पेयर्स जो है, जो वहाँ से आने चाहिए थे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं जैसे जितना मैक्सिमम हो सके हमारे प्राइवेट पार्टनर्स, डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनर्स, एकेडमिया, इन सबको लेके वो स्पेयर्स बना के और हम यूज़ करें जिससे हमें बाहर से ना लेना पड़े। बीआरडी अधिकारी ने बताया कि स्वदेशीकरण प्रयासों ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान MI सीरीज हेलीकॉप्टरों और AN-32 बेड़े की क्षमता को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया है। 3BRD भारतीय वायुसेना का एकमात्र डिपो है जो विमान और एरो इंजन की ओवरहॉलिंग के साथ साथ उपकरण डिपो के रूप में कार्य करता है। ऐसी अनसर्विसेबिलिटी उसमें आती है। देखिए, ये डिफरेंट यूनिट से ऑपरेट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स, रशियन हेलीकॉप्टर्स। जब ऐसी कोई दिक्कत उसमें आती है जो कि बियॉन्ड सेकंड लाइन होता है, हमारा सेकंड लाइन ऑफ मेंटेनेंस होता है, तो वो सिर्फ एक ही BRD है जो उसको कर सकती है। इसके अलावा उसको रशिया जाना पड़ेगा। कंट्री में और कोई जगह नहीं है, ये ही एक जगह है। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो 3BRD के पास ही आते हैं, हम ही उनको सोल्यूशन देते हैं, हम ही उनको सारा बताते हैं कि किस तरह से उसको रेक्टिफाई को, या फिर हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाता है, हम उसको ठीक करके उसको भेजते हैं। मतलब ये बैकबोन है, ये मक्का मदीना है रशियन हेलीकॉप्टर्स का, इसके बिना नहीं मूव कर सकते। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आज नारनौल में आयोजित जन परिवेदना समिति की बैठक में 15 में से 11 मामलों का मौके पर ही निपटान किया, जबकि 4 मामले लंबित रखे गए हैं। रणजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अब से पहले जिन लोगों के एक साथ 3 गुना बिल बिजली आते थे, उन्हें ठीक करवाने के लिए हिसार जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा सर्कल लेवल पर ही कर दी गई है। उन्होंने विभाग को आदेश दिए कि जो किसान अपने खेत में बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए अप्लाई करता है, विभाग उनका एस्टीमेट ठीक प्रकार से बनाए। हमारी बिजली डिपार्टमेंट में क्या था, पहले बिल बन के जाते थे, बड़ा बिल बन गया, इशार फैसले होते थे। अब हमने सर्कल डिवीजन पे कर दिया, नीचे SC करेंगे, फिर SDO पे, हम 1 हफ्ते में तय कर देते हैं। एक ये भी हिदायत दे दी कि 3 गुना से जिसका ज़्यादा बिल है बिल ही ना इशू करो, ताकि फिर वो गलत होगा, ठीक होगा ही नहीं। ऐसे ही एस्टीमेट में ये करते हैं। विधानसभा में भी ऐसे चर्चे हुए कि जमींदार को ज़्यादा बना देते हैं, जब जिसको वो अपने दफ्तर से बाहर निकालने के लिए कि 2 लाख का एस्टीमेट बनाएंगे तो अगला पहले ही वापस हो जाएगा, 2 लाख है नहीं। तो ये करके थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस बात पे ध्यान देता हूँ। हमारे CM साहब भी कहते हैं कि जेन्युइनली सब बातें करो ताकि सही एस्टीमेट बने। लेबर का बढ़ा देते हैं, खंभे लगा देते हैं, ज़्यादा एस्टीमेट है तो वो काफ़ी कंट्रोल का प्रयास। बिजली मंत्री ने कहा कि विभाग का लाइन लॉस 31% से घटकर अब 9.25% रह गया है। हरियाणा में हमारी 4 बिजली कंपनियां पूरे देश में पहले नंबर पर हैं। अब जो है 9.25 है, जो पहले 31% था। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ जाता है। अब मैं एक जर्मन में तो 6% है, बाकी ये रिकॉर्ड है, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। हमारी 4 कंपनी जो है, आपका डिस्कॉम और DHPPL, UH और HPPL और HPCL, 4 कंपनीज आज तक हमारी पूरे देश में 1 नंबर है। गुजरात से भी आ गया, आज तक हमारी कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई। हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक तीज पर्व के उपलक्ष्य में आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। विश्वविद्यालय प्रांगण में लगे वृक्षों पर फूलों से सज्जित झूले लगाए गए, जिन पर छात्राओं ने झूला झूलकर तीज उत्सव का आनंद लिया। साथ ही इस मौके पर परंपरागत हरियाणवी पकवान सुहाली, पूड़े, गुलगुले सभी को परोसे गए। विश्वविद्यालय की कुल सचिव ऋतु सिंह ने बताया कि सावन माह में हरियाणा का पारंपरिक त्योहार तीज बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस उत्सव में हरियाणा कला परिषद से जुड़े कलाकारों ने हरियाणवी विधाओं से जुड़ी अनेक प्रस्तुतियां मंच पर प्रस्तुत की। लेकिन आज की पीढ़ी से आप पूछोगे तो उन्हें ना तो गीत आते हैं, ना ही उन्हें ये पता है। हम लोग ये सोचते थे कि जैसे मेरी मदर पूड़े बनाती थी तो मुझे लगता था कि मम्मी तो इतना बनाती थी, पूरा दिन लग जाता था, ऐसे कैसे होता था। तो अब समझ में आता है कि मैं तो बनाती हूँ तो हम तो 4 लोग होते हैं 4 लोगों के बनाने होते हैं। वो एक परिवार भी संयुक्त होता था और फिर
मोहल्ला भी वो अपने परिवार की तरह ही होता था। तो उस वैसी रौनक तो खैर अब नहीं देखने को मिलती, लेकिन जैसे कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज हमारी यूनिवर्सिटी में उसी तरह का माहौल है, आप देखेंगे तो। वहीं कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने बताया कि हरियाली तीज के मौके पर विश्वविद्यालय प्रांगण में पुष्प लताओं वाले झूला डालकर सावन के इस तीज त्योहार को मनाया गया है। महोत्सव और यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे पकवान यहाँ पे बने हुए हैं जो हमारे हरियाणवी कल्चर को दिखाते हैं और सब ने हरियाणवी ड्रेस पहनी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है सबके ऊपर, और झूले वगैरह डले हुए हैं। हमने झूला झूला है तो हमें बहुत मजा आया और हमने बहुत इंजॉय किया है। लोन अकाउंट में जुर्माना वसूलने को लेकर आरबीआई ने बैंकों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर जुर्माने के विकल्प का इस्तेमाल ना करे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी लोन अकाउंट पर जुर्माना चार्ज किया गया है तो पुराने जुर्माने के रूप में होना चाहिए, इसे जुर्माना ब्याज के तौर पर नहीं होना चाहिए। बैंकों और कर्जदाता संस्थाओं को ब्याज पर लगाए गए किसी भी अतिरिक्त कंपोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है। रेगुलर एंटिटीज को लोन पर शुल्क को लेकर नीति तैयार करनी होगी। साथ ही आरबीआई ने कहा कि इंडिविजुअल कर्जदारों पर लगाया गया जुर्माना नॉन इंडिविजुअल कर्जदारों पर लगाए गए जुर्माने से अधिक नहीं हो सकता। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक नए दिशा निर्देश अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। सभी कमर्शियल बैंकों जिनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक इस नियम के दायरे में आएंगे। पेमेंट बैंकों पर भी ये नियम लागू होगा। दूरसंचार धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने और उपभोक्ता सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र ने डिजिटल बदलाव की दिशा में 2 महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की है। पहला, दूरसंचार ग्राहकों के लिए केवाईसी रिफॉर्म और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओसी पंजीकरण सुधार। इन सुधारों के जरिए सतर्क निगरानी के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक को जोड़कर सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में उच्च स्तरीय सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास किया है ताकि सभी को सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार परिवेश उपलब्ध कराया जा सके। आज के न्यूज लेंस में आइए जानते हैं इन सुधारों और इसके असर के बारे में। के मकसद से मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा के लिए 2 परिवर्तनकारी सुधार पेश किए हैं। दूरसंचार ग्राहकों को किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचाने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को और मजबूत बनाया गया है। इसके तहत आधार के दुरुपयोग पर रोक के लिए प्रिंट आधार के क्यूआर कोड की स्कैनिंग कर अनिवार्य तौर पर जनसांख्यिकी ब्यौरा लिया जाएगा। मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाने पर 90 दिन से पहले किसी नए ग्राहक को सिम आवंटित नहीं की जा सकेगी। सिम अदला बदली या बदलने पर नए सिरे से केवाईसी करवानी होगी। आधार ई केवाईसी प्रक्रिया में अंगूठे के निशान और आंखों की पुतली के सत्यापन के साथ ही अब चेहरे की पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को भी मंजूरी दी गई है। उद्यमों इकाइयों को बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए बिजनेस कनेक्शन की शुरुआत की गई है, लेकिन ऐसे सिम का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की केवाईसी पूरी करानी होगी। साइबर अपराध और दूरसंचार धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने लाइसेंस धारक द्वारा फ्रेंचाइजी एजेंट और सिम डिस्ट्रीब्यूटर्स का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीओएस पंजीकरण प्रक्रिया में लाइसेंस धारक द्वारा पीओएस एक निर्विवाद सत्यापन शामिल है। पीओएस और लाइसेंस धारक के बीच लिखित समझौता अनिवार्य बना दिया गया है। ऐसे में कोई भी पीओएस अगर किसी अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, साथ ही 3 वर्ष के लिए उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लाइसेंस धारक द्वारा सभी मौजूदा पीओएस को 12 महीने में पंजीकृत कराया जाएगा। इससे धोखाधड़ी और ठगी करने वाले पीओएस की पहचान करने में मदद मिलेगी, वहीं सही काम करने वाले पीओएस को प्रोत्साहन मिलेगा। ये दोनों सुधार मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा के लिए इसी साल 17 मई को शुरू संचार साथी पोर्टल के साथ जारी सुधारों की दिशा में ही आगे बढ़ाए गए कदम हैं। संचार साथी पोर्टल और ASTR टूल की मदद से अब तक 66 लाख से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन का पता लगाया गया और दोबारा सत्यापन नहीं होने पर 52 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए। करीब 17,000 मोबाइल हैंडसेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि 66,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। 67,000 से ज्यादा सिम कार्ड डीलर्स या पीओएस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और 1700 से ज्यादा पीओएस के खिलाफ 300 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं।
जालसाजों द्वारा इस्तेमाल लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट खाते फ्रीज किए गए हैं। चोरी या खोए मोबाइल हैंडसेट की 7.5 लाख शिकायतों में से 3 लाख हैंडसेट का पता लगा लिया गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।